तो हेलो बच्चों, जो आज हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम की डेट परसों है बच्चों। तो आज हम लोग पूरे चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेंगे आज। हालांकि पूरे चैप्टर जो है वो नहीं हो पाएंगे, वो मैं कल करा दूंगा पूरे चैप्टर बच्चों। आज मैं फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, फोर्थ चैप्टर तक कराने की कोशिश करूंगा बच्चों, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में आ सकते हैं तो मैं उन्हें बताने की कोशिश करूंगा बच्चों, ठीक है। तो सभी बच्चों का काम है, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन्हें प्लीज ध्यान समझिए और उन्हें लगाने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं सब एनसीईआरटी पे बेस हैं बच्चों, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिए हैं। ये बात अलग है, मैंने एनसीईआरटी के हर एक कोने से बच्चों, चाहे वो ऑप्शनल हो, उससे ही मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, रियल नंबर से, ठीक है। रियल नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे बच्चों। बात करें रियल नंबर्स के, तो रियल नंबर में सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट इवन प्राइम। इवन प्राइम फर्स्ट किसी को मालूम है बच्चों, एक ही इवन प्राइम होता है जो कि है क्या बच्चों, 2। जो 2 होता है वो इवन प्राइम नंबर होता है, जो कि इवन भी होता है, प्राइम भी होता है। फर्स्ट कंपोजिट नंबर, फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, सभी लोग को मालूम होना चाहिए। फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होना चाहिए बच्चों, फर्स्ट कंपोजिट नंबर होता है क्या, 4। फर्स्ट कंपोजिट नंबर होता है क्या, 4। फर्स्ट ऑड कंपोजिट, ये बहुत बच्चे गड़बड़ करेंगे। फर्स्ट ऑड कंपोजिट आपके हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑड भी हो साथ में कंपोजिट भी हो तो क्या है, 9। ऑड भी है साथ में क्या है, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो जो 4 है इसके कितने फैक्टर होंगे, 1, 2 और खुद 4 भी होगा। इसी प्रकार से हम लोग के 6 भी कंपोजिट नंबर है, 8 भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन 9 जो है फर्स्ट ऐसा ऑड नंबर है जो कि कंपोजिट भी है और क्या है, ऑड भी है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा ये चीज जो ध्यान रखिए, जहां पे थर्ड नंबर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है बच्चों, 9। ये बुक में भी लिखा हुआ है साफ साफ कि फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, 9। ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। इतना इवन और ऑड सब लोग को मालूम ही होगा जहां तक बच्चों, है ना। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए बच्चों फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में हम आपको पूछे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे। तो आप लोग वहां पर इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग वो करेंगे, ये सीधे सीधे ऑप्शन में दिया जाएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, उसमें 4 ऑप्शन लिखे होंगे और उन चारों ऑप्शन में से एक को टिक करना होगा बच्चों। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, अगर मैं बात करूं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के, तो इसके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन याद रखना पड़ेगा। एक तो है ना, करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक तो 3 का स्क्वायर, मतलब 3 2 बार आएगा बच्चों, 3603 ये आएगा 3603। और एक और होगा बच्चों, एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ, 3803 है, सॉरी बच्चों, 3803 एंड 3607। ये 2 नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम है और इन्हीं से ये 2 नंबर क्या होंगे, कट होते हैं। तो 3 की पावर 2 और 3803 एंड 3607, ठीक है। इसको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये हाँ थोड़ा सा है कि कैसे इसको ध्यान रखें, तो कुछ बना लीजिए जिससे कि बच्चों ध्यान रहे यहाँ पे, है ना। 3803 बच्चों 3607, मतलब ये 3 है, 8 है और 0 तो है नहीं इसमें, तो 3803 मतलब आ रहा है बच्चों। और 36 मतलब ये ध्यान दें 0 0 दोनों में बीच में आ रहा, पहले तो 3 3 से स्टार्टिंग दोनों की सेम ही है बच्चों, बस यहाँ 8 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे कितना है, 7 है बच्चों, राइट है। तो 3803 एंड 3607 ये क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर, तो आप लोग वहां करेंगे तो सोच ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकते हैं बच्चों, है ना। फिर या तो आपको इंटू करना पड़ेगा सभी को, तो आप लोग करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, इंटू करने में कम से कम 5 मिनट लग जाएगा आप लोग का। तो आप लोग ध्यान रखेंगे तो फिर सही रहेगा आप लोग के लिए। 3 की पावर 2 3803 3607, ठीक है। इसी प्रकार से 5005 के भी आप लोग फैक्टर कर लेना बच्चों, 5005 का भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। तो इसको आप लोग प्लीज कर लेना घर पे कि इसके फैक्टर क्या है, और जो भी है वो बताना आप कमेंट करके क्या होंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों। तो ये प्लीज आप लोग ध्यान रखिए, पेपर में आने के चांस है, मुझको लग रहा है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे। 3 की पावर 2
38033607 बच्चों, राइट है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन पे गौर करिएगा बच्चों, राइट है। अब देखते हैं आगे बच्चों, एक क्वेश्चन है 6 की पावर n कैन एंड विथ 0। क्या 6 की पावर n कभी क्या एंड हो सकता है बच्चों 0 से? तो 6 की पावर n जो है वो कभी भी एंड नहीं हो सकता 0 से बच्चों। क्यों? देखिए कभी भी एक एंड होना होगा अगर उससे 0 से, तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आना चाहिए। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है। 2 तो यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर 5 जो है वो नहीं प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंस इफ आई नंबर एंड विथ 0, इफ आई नंबर एंड विथ 0 देन द इट इज डिविजिबल बाई किसे? 2 and 5, बट इट इज डिविजिबल बाई ओनली 2 नॉट 2 5, देयरफॉर इट कैन नेवर एंड विद 0। ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता बच्चों। कुछ लिखना पड़ेगा आप लोग को। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो क्या लिखेंगे? इफ आई नंबर एंड विथ 0, if I number end with 0 then the number is divisible by 2 and 5, क्योंकि 0 आ रहा है अगर लास्ट में तो उसमें 2 into 5 जरूर आएगा बच्चों। तो द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 5 बोथ, बट 6 की पावर n हुज प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n एंड 3 की पावर n ओनली डिविजिबल बाई किसे? 2। तो देयरफॉर इट कैन नेवर एंड विथ 0 बच्चों। ये कभी एंड हो नहीं सकता किससे बच्चों? 0। अगर 2 और 5 दोनों आ जाते हैं तो फिर वो एंड हो सकता है किससे बच्चों? 0 से बच्चों, राइट है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अच्छा, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो हट चुका है, तो वो हम लोग के क्वेश्चन नहीं लगाने हम लोग को, उससे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन वो हट गया है तो कोई बात ही नहीं है। और शायद टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी चैप्टर से हट गया है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो बच्चों, अब यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड थोड़ा सा, एचसीएफ इंटू एलसीएम सभी को मालूम होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो किसके इक्वल होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। और एचसीएफ हमेशा क्या होता है? फैक्टर होता है किसका? एलसीएम का बच्चों। मतलब एचसीएफ का अगर डिवाइड करेंगे बच्चों, एचसीएफ का किसी में, मतलब किस में? एलसीएम में, सॉरी, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। हमेशा फैक्टर होता है किसका? एलसीएम का बच्चों, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट नंबर मालूम है, सेकंड नंबर मालूम है, एलसीएम मालूम है, तो आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। या कोई भी इसमें से 3 चीज़ पता है हम लोग को और एक चीज़ नहीं पता तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा सब बच्चों को? बताइए बच्चों, सब लोग को आ रहा है ना? एचसीएफ एलसीएम तो निकालना आता ही होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे बच्चों लिखा है 14588 अपॉन में 625 कन्वर्ट इनटू डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब भी हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है बच्चों, तो क्या करते हैं हम लोग की? बिना डिवाइड किए हुए डेसिमल में करना है, बिना डिवाइड किए हुए, क्योंकि अब डिवाइड भी करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा यार, है ना। डिवाइड करना हमारे लिए बहुत ही लेंथी टाइप का हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 625 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे? 125, 25, 5 और ये 1, तो 14588 अपॉन में 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, मतलब कि यहाँ पर 5 कितनी बार है? 4 बार। और मैंने बताया कोई भी नंबर अगर आपको डेसिमल में करना है ना, तो नीचे एक बात तो ये ध्यान देना, विदाउट डिवाइड करना, तो नीचे 3, 5, 7 ये सब नंबर नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमें मालूम होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो कुछ कट जाते हैं। टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल कुछ प्लेस बात क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं, ठीक है। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग होते तो कटते नहीं हैं, तो फिर वो डेसिमल में करना फिर संभव नहीं हम लोग के लिए। तो पहले तो ये क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। टर्मिनेटिंग है क्योंकि 5 आ रहा है, अगर 2 और 5 आता तो क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। 2, 5 के अलावा कोई नंबर आ जाएगा तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा बच्चों। तो यहाँ पर सिर्फ 5 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर 2 भी लाएंगे। तो 2 लाने के लिए 5 कितनी बार है? 4 बार है, तो 2 को भी 4 बार लिखेंगे, ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, दोनों लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस तो बनाना ना, है ना। ये तो नहीं सिर्फ 2 नीचे लिख दो ऊपर ना लिखो बच्चों। तो ये चीज है 14588, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, और ये होता है 10 की पावर 4। अब क्या करेंगे? इंटू कर लेंगे इसका। अब इंटू तो कर लेते हो सब लोग, ठीक है। 16 8 जा
16 जब 128, 16 जब 128 और 12 का ही लगा तो बच्चों 8 2 10 2 1 3 1 4 ये 14 का ही लगा बच्चों। 16 5 80 और ये करेंगे तो 4 8 1 9 94 4 9 का ही लगा बच्चों, ठीक है। 16 4 या 64 64 9 4 13 7 73 मतलब 3 7 का ही लगा। 16 4 या 64 हो गया बच्चों और 16 या 16 और 7 कितना हो जाएगा 23 अपॉन में 10 की पावर 4। तो बच्चों 4 डेसिमल के बाद क्या लगेगा यहाँ पे 4 पे क्या लगेगा मतलब आफ्टर द 4 डिजिट्स मतलब पीछे से वंस टेंस 100 1000 उस पर क्या लगा देंगे डेसिमल 23.3408, ठीक है। 23.3408 पे क्या लग जाएगा बच्चों डेसिमल लग जाएगा, राइट है। तो 4 पे क्योंकि यहाँ पे नीचे 4 लिखा है बच्चों तो 4 पे डेसिमल लगेगा, ठीक है। तो 23.3408 हो जाएगा, राइट है बच्चों। समझ में आया सभी लोग को कि 2 की पावर 4 है मतलब नीचे भी किया है ऊपर भी किया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की पावर 4 और फिर हमने डिवाइड कर दिया तो 23.3408 आ गया, राइट है बच्चों। तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर, इतना बच्चों, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और ध्यान से इन सबको जरूर पढ़िएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, ठीक है। और ये चीज़ बच्चों, ठीक है, ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये होते हैं बच्चों, ठीक है। और 6 की पावर n कैन नेवर एंड विथ 0, क्यों बताया मैंने भी आपको, 2 है लेकिन 5 नहीं है। अच्छा 4 की पावर n भी कर लेना बच्चों, 4 की पावर n भी क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी में, और ये एचसीएफ एलसीएम बराबर मालूम ही होगा सब लोग को, ठीक है। तो इतना तो आपने कर लिया। अब चलते हैं सेकेंड चैप्टर की तरफ जिसका नाम है पॉलिनोमियल बच्चों, राइट है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, पॉलिनोमियल बच्चों। तो पॉलिनोमियल से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। पॉलिनोमियल्स लिखा है बच्चों, देखते हैं पॉलिनोमियल से बच्चों। पॉलिनोमियल भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इससे भी 2-3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो लीनियर क्या होता है, जिसके केवल 1 जीरोस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, लीनियर, ठीक है। जिसके 2 जीरोस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, है ना। और जिसके 3 जीरोस होते हैं उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल समझते हैं ना, जैसे ये लिखा हुआ है 2x² + 3x + 5, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है ना। और ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इज इक्वल टू में कुछ लिखा नहीं, अगर इज इक्वल टू में भी कुछ लिखा होता तो फिर वो इक्वेशन बन जाती। पॉलिनोमियल का मतलब मालूम होगा ना, इसमें सिंपल सी इक्वेशन लिख दी जाती। तो कौन सी पॉलिनोमियल है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर जिसके 1 जीरोस होते हैं, क्वाड्रेटिक जिसके 2 होते हैं, क्यूबिक जिसके 3 होते हैं, राइट है बच्चों। अब देखते हैं थोड़ा सा ग्राफिकली, ग्राफ में क्या होता है बच्चों, क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चंस आएंगे 1-2 बच्चों जो कि एमसीक्यू में आएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं जैसे y = px ग्राफ दे रखा है, भाई समझना, भाई सब लोग को मालूम होगा लेकिन समझ लीजिए थोड़ा सा। y = px मतलब ये x है, ये क्या है y, और कोई इस प्रकार से दे दे कि तो हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो y = px लिखा है ना, तो हम लोग x के लिए चेक करेंगे कि यहाँ पे ये px पॉलिनोमियल बोल रहा है, क्योंकि px मतलब ये कि x के लिए चेक करो कि x कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है बच्चों। तो x देखो यहाँ पर x है, ये 1 है, 2 और ये 3, तो ये कितने जीरोस होंगे यहाँ पे, जीरोस होंगे 3। लेकिन यहीं पे बच्चों अगर x = py लिखा है, x = क्या लिखा है, py लिखा है, तो अगर कोई पूछे कि कितने जीरो, तो py मतलब y के लिए चेक करना, तो y के लिए कितने जीरो जाएंगे यहाँ पे, बोलिए 1, तो y के लिए जीरोस यहाँ पे 1। इस पे बड़ा गौर करिएगा बच्चों, जब ये क्वेश्चंस आएंगे पेपर में तो वो इस तो ऐसे तो नहीं कि सिंपल लिख के दे देंगे y = px करके दिखा देगा बच्चों। सबको मालूम है कि x पे देखते हैं कितने जगह कट करा, लेकिन ये क्या बोल रहा है, x = py मतलब x की वैल्यू को 0 करना है। तो x की वैल्यू तभी 0 होगी जब y की मतलब y पे जाओगे, तो y पे जाओगे तो वहाँ पे x क्या होता है, 0 होता है। जैसे y = px है तो y को 0 करना है, तो y 0 तब होगा जब x पर जाओगे, तो x यहाँ पे 1 2 और 3 कट कर रहा है ना। तो इसी प्रकार से तो ये ध्यान रखिए बच्चों, जैसे अब ये टच कर रहा है, जैसे ये टच कर रहा है तो मतलब इसके 1 जीरोस होंगे अगर x के लिए है, अगर किसके लिए, x के लिए, x के लिए 1 जीरोस होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे समझिए क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और ये जैसे होते हैं, जैसे ये क्या है, क्यूबिक है क्योंकि इसे क्या है 3 जीरोस है, ये क्या है,
ये 1 है, लेकिन इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बना यू टाइप में है। तो यू टाइप जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, क्वाड्रेटिक का होता है, ठीक है। भले यहाँ पे जीरोस आपको 1 ही दिख रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देखिए ना, यहाँ पे यू शेप ग्राफ बन रहा है और यू शेप को बोलते हैं पैराबोला, बोलते हैं क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पैराबोलिक होता है। या तो यू ऊपर की तरफ होगा, यू ऐसे हो सकता है बच्चों, ठीक है, ओके राइट है। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ वैसे होता है, हमेशा पैराबोला टाइप में ग्राफ होता है, राइट है बच्चों ना, समझ में आ गया सभी लोग को। तो ये हो गया ग्राफ से रिलेटेड बच्चों। आप चलते हैं कुछ देखते हैं हम लोग इक्वेशन बेस, मतलब सम ऑफ जीरो निकालना है या प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है तो कैसे निकालते हैं और उनको कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं, राइट है बच्चों। ये समझ में आ गया ना, ये चीज़ पी एक्स वाली, तो एक्स पे मतलब एक्स पे कितनी जगह कट हो रहा है, और ये वाई पे तो वाई पे, जैसे ये वाई के लिए इसी भी पूछे तो वाई के लिए यहाँ पे सिर्फ एक जगह कट हुआ है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे बच्चों। जैसे क्वेश्चन लिखा है बच्चों 6x² माइनस, सॉरी मुझे स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, माइनस का 3 माइनस का 7x। फाइंड द जीरोस ऑफ द मतलब फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। मतलब रिलेशनशिप भी हम लोग को वेरीफाई यहाँ पर करना है बच्चों, ठीक है। तो इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे पहले ये देखेंगे। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोस होंगे, राइट है बच्चों। अच्छा पहले ये देखिए सही लिखा क्या, x² लिखा, फिर x यहाँ लिखा, फिर कांस्टेंट टर्म यहाँ लिखा, मतलब ये सही नहीं लिखा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सही फॉर्म में लिखेंगे। 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। अब सही लिख गया ना। देखिए बच्चों साइन नहीं चेंज करते, वो बच्चे कहोगे यहाँ पे प्लस कर दे, यहाँ प्लस कर दे। साइन तब चेंज करते हैं जब इक्वल के इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे कहीं पर भी इक्वल नहीं लगा यहाँ पे, तो हम लोग कोई चीज़ इधर से उधर नहीं ले जा रहे, बस इसको आगे पीछे कर रहे हैं। तो इसको ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का ही रहेगा, ये माइनस का है तो ये भी माइनस का ही रहेगा। अगर ये प्लस का होता तो यहाँ पे प्लस का ही रहता है बच्चों, राइट है। तो यहाँ पे साइन नहीं चेंज करते हैं। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 6 3 जा 18 के ऐसे मतलब फैक्टर करो कि ध्यान देना ये क्या लिखा है, माइनस, माइनस करने पे 7 आ जाए बच्चों। 2 9 18, 3 3 जा 9। तो हमने देखा 7 लाना तो 3 जा 9 और 9 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा ना बच्चों। तो इसको लिखेंगे 6x² माइनस 9 माइनस का 2x माइनस का 3। तो 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 3, 2 के पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, 3x मिलेगा, 3 मिलेगा ना। 6 और 9 किससे कटता है बच्चों, 3 से। अच्छा ये समझा गया ना। ये 7 को मैंने लिखा 9 माइनस 2 लिखा तो ना, लेकिन 9 2 18 भी होता है, ये भी चेक करिए कि 18 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ध्यान देना यहाँ पर जो साइन होगा, जैसे इनका इंटू करते हैं तो साइन में इंटू कर लीजिए, माइनस है और ये आगे तो प्लस ही रखना बच्चों। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस करने पर क्या आना चाहिए बच्चों, 7 आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, तो प्लस 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 करने पर वो चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, है ना। तो इसको ध्यान से बच्चों करिए। और ये माइनस का 9x और माइनस माइनस ये प्लस नया, और 6 और 9 को काटने वाला टेबल कौन होता है, 3। और x² यहाँ 2 बार लिखा, यहाँ x एक बार, तो x एक बार कॉमन ले लेंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। और यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा तो 1 लेंगे कॉमन। क्या लेंगे, कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। तो 1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3। दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों, 2x माइनस 3। क्या बचेगा, 3x प्लस 1। सही है बच्चों, बताइए। तो देयरफॉर जीरोस, अब जीरोस निकालेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इज इक्वल टू बच्चों प्लस 3 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 3/2। अब देखिए ध्यान दीजिए, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। ये क्या आ गए, 2 जीरोस आ गए। समझ आया ना। तो पहले तो आप लोग फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। हाई स्कूल में हो बच्चों तो फैक्टराइजेशन आना ही आना चाहिए बच्चों, है ना। जिसको नहीं आता तो प्रैक्टिस करें इन सब चीज़ से, इनका मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये लाना होता है बच्चों। और ध्यान रखते हैं कि साइन माइनस प्लस ये भी करते हैं कि किस साइन से लाना, प्लस से लाना कि माइनस से लाना, ठीक है।
अब हम लोग को वेरीफाई भी करना है बिटवीन द कॉफिशिएंट एंड द जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको भी वेरीफाई यहाँ पे करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरोज को करेंगे। सम ऑफ जीरोज किसी को मालूम है भाई? फॉर्मूला आना चाहिए सम ऑफ जीरोज का, तो नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन इसको ध्यान रखिए ना, पेपर परसों है इसलिए ध्यान रखिए। सम ऑफ जीरोज होता है माइनस होता है कोफिशिएंट ऑफ, ये देखिए जीरो से सम ऑफ जीरो, तो कोफिशिएंट ऑफ पहले एक्स होता है, पहले क्या होता है एक्स, ठीक है, मतलब माइनस का बी होता है, बी मतलब ये नहीं बी है, ये बी जो सही फॉर्म में लिखा है, ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट है। तो सम ऑफ जीरोस करेंगे बच्चों, सम ऑफ जीरोस का मतलब है कि 3/2 प्लस -1/3, सही है ना। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है देखिए बच्चों, यहां पर -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बताइए बच्चों, नहीं हो जाएगा भाई। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बताइए, -7 है ना, और यहाँ भी माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बच्चों, 6, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, 3 2 जा 6 एलसीएम आएगा बच्चों, तो 3 यहाँ जाएगा, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 इक्वल टू 7, 9 में 2 गया 7/6, यहाँ पर भी क्या जाएगा, ठीक है। वेरीफाई हो रहा है बच्चों, यहाँ पे नहीं हो रहा वेरीफाई, मतलब दोनों सेम आ रहे नहीं आ रहे बच्चों। अब हम लोग निकालते हैं एक और होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो बच्चों ध्यान देना, कांस्टेंट टर्म फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट करो बच्चों, इसमें 3/2 इंटू -1/3, और ये कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों बताइए, -3 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6 है, तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो -1/2, और ये 3 से भी कट जाएगा तो -1/2, ये बच्चों। तो सम ऑफ जीरो समझ आया, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या है वेरीफाई है बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ जीरो मतलब जीरोस एंड द कोफिशिएंट बच्चों, इनके बीच में रिलेशन है बच्चों यहाँ पे। तो सबसे पहले आप ये 2 फॉर्मूले बच्चों प्लीज पढ़ लीजिए, जरूर ध्यान कर लीजिए बच्चों, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की बात करूं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, राइट है बच्चों। समझ में आगे सब बच्चों को बताइए, ये दोनों चीजें आ गई ना समझ अच्छे से। तो कोफिशिएंट मतलब सम ऑफ जीरोस को फिर समझ लीजिए, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको शॉर्टकट में हम लोग माइनस का बी अपॉन ए भी पढ़ते हैं, और इसको पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ को क्या पढ़ते हैं, सी अपॉन ए पढ़ते हैं, तो सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, पक्का आएगा, 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पक्का आएगा, ठीक है। आप लोग इसे प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा, ओके राइट है। चलते हैं बच्चों, अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन बच्चों और दे लेते हैं इसी का बच्चों। इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी, a माइनस बी, a और a प्लस बी, तो फाइंड a एंड b हम लोग को फाइंड करके दिखाना। देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग को क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसे क्यूबिक मैंने सुना कि हट गया है, लेकिन तब भी एक क्वेश्चन में ऐसा करा देता हूँ, ठीक है, अगर बाई चांस इस टाइप में आ गया तो आप लोग कर सकें बच्चों। तो इसके जीरोस हम लोग को ये दे रखे हैं, और उसने कहा कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ बच्चों। तो सबसे पहले तो हम लोग लगाएंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट, यहाँ एक्स स्क्वायर होता है जो कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता है, यहाँ पे x³, क्योंकि ये किसका है बच्चों, ये क्यूबिक का है। जो मैंने इससे पहले बताया वो क्वाड्रेटिक के लिए बताया था, अब ये क्यूबिक के लिए होता है कोफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ax³ bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है। तो x² ऊपर यहाँ पे आएगा, x³ नीचे आएगा बच्चों, ठीक है। अब ये जीरोस ये दे रखे हैं, तो क्या होगा a माइनस बी प्लस
ए प्लस बी। ठीक है, अब बताइए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, बताइए यहाँ पे कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या है, -3। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है बच्चों यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ से बी से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू में 3, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ए इक्वल टू 1, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। अब दूसरा देखिए बच्चों, अब ये लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बच्चों यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या है बच्चों यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ माइनस लगा फॉर्मूले में तो माइनस का 1, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, और यहाँ पे a की जगह 1 रख दीजिए, यहाँ b है ये 1 माइनस बी 1 प्लस बी इक्वल टू -1, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू में -1, 1 को इधर भेज दीजिए तो -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, ये भी 2 से माइनस कट जाएगा, और b इक्वल टू हो जाएगा √2, और भी कौन सा प्लस माइनस है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट लगेगा तो साथ में प्लस माइनस भी आएगा बच्चों। समझ में आया बच्चों को, तो नोट कर लीजिए ये भी क्वेश्चन बच्चों अच्छा है। तो a की वैल्यू क्या होगी 1, और b की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस √2 यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें देखते हैं बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। पहले तो लीनियर इक्वेशन का जो होता है वो टाइप क्या होता है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में ax प्लस by इक्वल टू c, वेयर a b c क्या होते हैं, a b c आर कांस्टेंट, क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, साथ में ये भी ध्यान देखिए बच्चों कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी बच्चों। तो ये डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। पूछता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। बच्चों ये है ना, ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन लिखिए तो क्या कंडीशन होती है, तो कंडीशन होती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। राइट है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहले तो सॉल्व करने के मेथड से पहले हम लोग जानते हैं कि इसके कौन कौन से बच्चों टाइप होते हैं। जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 वेरिएबल लिखे हैं और 2 इक्वेशन लिखी हैं बच्चों, तो इनके लिए कुछ कंडीशन होती है वो आप लोग लिख लीजिए। सब लोग को मालूम होगा जहाँ तक a1/a2 अगर डज नॉट इक्वल टू है किसके, b1/b2, मतलब यहाँ पे c नहीं निकालना होता, सिर्फ a और b निकालना होता। मान लीजिए ये दोनों इक्वल नहीं है, है ना। अगर ये दोनों इक्वल नहीं तो इसका मतलब होगा ये यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब होता है जिसके एक सॉल्यूशन होता है सिर्फ, उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों। और फिर थर्ड वाला है बच्चों यूनिक हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंस। ये सब इसी को बोलते हैं बच्चों, कंसिस्टेंट, यूनिक और इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये सब ये बच्चों कंडीशन होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। मान लीजिए आपके पास 2 इक्वेशन लिख के आ गए और पूछ रहा है वो क्या है ना, तो ये आप लोग को चेक करना पड़ेगा कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर आप इसको नहीं निकालेंगे भाई। ये जब दोनों इक्वल नहीं है तो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन हो जाएगा, यूनिक का हो या इंटरसेक्टिंग लाइन का हो या कंसिस्टेंट। यूनिक का मतलब होता है कि ये इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, केवल x की एक वैल्यू आएगी, एक वैल्यू y की आएगी। इंटरसेक्टिंग मतलब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो यूनिक होगा बच्चों, एक ही सॉल्यूशन तो होगा यहाँ पे। और कंसिस्टेंस का मतलब होता है कि ये दोनों कंसिस्टेंट है। मतलब कंसिस्टेंट कब नहीं होता, जब कोई सोल्यूशन ना हो बच्चों। जैसे नो सोल्यूशन आ गया तो नो मतलब कि जैसे ऐसे टकरा ही नहीं रहे बच्चों, तो ये फिर इनकंसिस्टेंट कहलाता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अच्छा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो इसको बोलते हैं नो सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन लिखा है बच्चों, और इसको बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं,
पैरेलल लाइंस, और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो थोड़ा बच्चों सही कर लेना बच्चों, ठीक है। अगर स्पेलिंग कहीं पे मिस्टेक हो जाए हल्की बुल्की तो उसको प्लीज सही कर लेना, ठीक है। ये नो सोल्यूशन मतलब इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन मतलब एक भी सोल्यूशन आएंगे ही नहीं इसके बच्चों। और ये क्या होता है, पैरेलल होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन देखा होगा बच्चों कभी भी कट मतलब टकराते नहीं, इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए इसके नो सोल्यूशन होंगे, क्योंकि जब टकराएंगे तो सोल्यूशन निकल के आ जाएगा, जब टकराएंगे नहीं तो नो सोल्यूशन, और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। एंड लास्ट वन इज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसको बोलते हैं बच्चों इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन, और इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। और इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें सोल्यूशन है बच्चों, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसको कंसिस्टेंस बोलेंगे। कोइंसिडेंट का मतलब लाइन के ऊपर लाइन है बच्चों, हर एक जगह टच कर रही है, हर एक जगह इसका सोल्यूशन है बच्चों, हर एक जगह यहाँ पे सोल्यूशन निकल जाएगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। सो मैनी सोल्यूशन यहाँ पे होंगे, तो इसीलिए बच्चों इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं, क्योंकि एक के ऊपर, ये तो कोइंसाइड ही बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, एक नाम और बच्चों होता है कोइंसाइड भी बोलते हैं, ठीक है। कोइंसिडेंट बोलो या कोइंसाइड बोलो, ठीक है। और इसके क्या होता है, कंसिस्टेंट इसको बोलते हैं। तो ये तीनों आप लोग ध्यान रखिए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए किस प्रकार से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे एक जो क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस का 3y, 2x प्लस 3y माइनस 8, और बोला है कि राइट एंड अनदर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल, मतलब एक दूसरी इक्वेशन लिखो टू वेरिएबल में जो कि इंटरसेक्ट करती हो, फिर दूसरा पैरेलल हो, फिर तीसरा कोइंसिडेंट हो। बच्चों ये तीनों चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो पहले क्या पूछा गया है, इंटरसेक्ट करती हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब इस साथ क्या इंटरसेक्ट करती हूँ, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है बच्चों, यहां पर समझिए बच्चों ध्यान से, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो भाई हम लोग को कुछ भी क्वेश्चन लिखो, बस ऐसा लिखना कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल ना हो। तो मैं आपसे कहूंगा जैसे 2 की टेबल में होता है 4, 6, 8 ये सब आता है, वो ना लिखिए, कुछ भी नंबर लिख दिए लेकिन उनके टेबल का नंबर ना लिखिए आप लोग। तो जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे 5 है ना, और 3 में हमने लिख दिया 6 ना लिखो, 7 लिख दो, 3 का आप 6 से कट जाएगा। तो कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे भी, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। आप चाहे तो 8 का 8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझको। अब देखिए चेक करिए, ये 2/5 आएगा, ये 3/7। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जैसे आपने मान लीजिए बाई चांस यहाँ 4 लिख दिया है, जैसे 2 2 जा 4 होता है, तो फिर 3 2 जा 6 यहाँ पर नहीं ले सकते हैं बच्चों। आप 6 के अलावा कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 3 जा 6 यहाँ लिख दिया, 2 3 जा, तो 3 3 जा 9 आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं बच्चों। ऐसे नंबर लिखने चाहिए जहाँ पे दोनों सेम ना हो बच्चों। जैसे एक और लिखिए, जैसे आपने मान लीजिए आपने यहाँ पे मान लीजिए बाई चांस 8 लिख दिया, जल्दबाजी में 8 लिख दिया है, तो फिर 2 4 जा 8 होता है, तो 3 4 जा 12, तो आप 12 नहीं लिख सकते हैं। 12 के अलावा कुछ भी लिख लीजिए बच्चों, कुछ भी, मतलब हमने लिख दिया मान लो 8 या 9 लिख दो बच्चों, कुछ भी नहीं दें, है ना, 8y लिख दिया प्लस का 10, ठीक है। ये चीजें हैं, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब आप चेक करेंगे A1/A2 और B1/B2 तो दोनों इक्वल नहीं होंगी। दूसरा बच्चों है पैरेलल लाइन। पैरेलल में क्या होता है, A1/A2 जो होता है और B1/B2 इक्वल होता है, C1/C2 इक्वल नहीं होता है। तो आप जैसे 2 2 जा 4 लिखेंगे, तो अब यहाँ 3 2 जा 6 लिखिए, लेकिन 8 2 जा 16 मत लिखिए। 16 क्योंकि लिख देंगे फिर तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, 16 को छोड़कर, कुछ भी लिख दो 16 को छोड़कर। मान लीजिए यहाँ पे 10 लिख दिया आपने, है ना, कुछ भी 10 ना लिखिए, क्योंकि ये 2 2 2 से कट जाएगा, 2 10 ना लिखिए, 11 लिख दीजिए, है ना। एक और देखिए, जैसे मान लो 2 3 जा आपने 6 लिखा, तो 3 3 जा आपको 9 लिखना ही पड़ेगा। फिर आप यहाँ 5 लिखिए या कुछ भी लिखिए, बस 8 3 जा 24 मत लिखिए बच्चों। 24 लिखेंगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा बच्चों, है ना। अब कहा गया है कोइंसिडेंट, मतलब माइनस सॉल्यूशन बच्चों। तो इसमें तीनों का डबल 4x, 3 2 जा 6y और 8 2 जा माइनस का ही 16, और कोई सा नहीं है। जैसे मान लीजिए 3 लिखा है, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो 8 3 जा 24 माइनस का ही रहेगा। तो ये ऐसे हैं जो कि तीनों इक्वल होंगे बच्चों, यहाँ पे राइट है बच्चों, समझ में आ गया। तो प्लीज़ अभी इतने क्वेश्चंस लगा लीजिए, क्योंकि और भी मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं बच्चों आपको बताने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो आप लोग इतना पे लिख कर लीजिए। आपके पास कोई क्वेश्चन है मान लीजिए जो आपको पूछना हो बाई चांस, जो नहीं आ रहा है, मतलब कहीं से भी हो,
एनसीईआरटी का हो, आरएस का हो, आरडी का हो, कहीं का भी हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए उसे। या फिर मेरे पास एक व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है सभी लोग को कि उस व्हाट्सअप नंबर पे आप क्वेश्चंस भेज के पूछ सकते हैं, हम उस क्वेश्चन बता देंगे बच्चों। तो 7007836537 ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए और इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जितने भी हैं क्वेश्चन हम बताने की कोशिश आप लोग को करेंगे बच्चों, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अभी मैं बताऊँगा कल, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊँगा, ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं, जो कि समरी वगैरह में लिखे होते हैं एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे एमसीक्यू बन जाते हैं बच्चों, है ना। और वो हम पढ़ के नहीं जाते तो वो छूट जाते हैं। और साथ में ये भी ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी बुक आप लोग जब खोलेंगे, जब पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे और आंसर शीट से भी पीछे जब देखेंगे तो नहीं, आंसर शीट थोड़ा पहले बच्चों शायद, कि वहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को भी आपको लगाना पड़ेगा। वो क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो एनसीईआरटी के पीछे बच्चों देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे दे रखे हैं ना। तो प्रोजेक्ट टाइप में दे रखा है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे, हमने देखे हैं बच्चों। तो आप उनको भी लगाने ट्राई करिए, हम उनसे क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे बच्चों कल। तो आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहे हैं आप लोग के लिए कि ज़्यादा वो ना हो जाए बच्चों, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आए तो दोबारा भी पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है।